नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले विकास दुबे पुलिस की पहुंच से दूर जरूर है, लेकिन कुख्यात हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी के लिए महकमे ने घेराबंदी तेज कर दी है। मामले में खबर है कि कानपुर शूटआउट के आरोपी विकास दुबे के संपर्क में चौबेपुर पुलिस थाने के 2 दारोगा और एक सिपाही थे। इनकी कॉल डिटेल से इस बात का खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट देखिए। कानपुर शूटआउट के आरोपी विकास दुबे के संपर्क में चौबेपुर पुलिस थाने के 2 दारोगा और एक सिपाही थे। इनकी कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है। एसएसपी ने तीनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच शुरू हो गई। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या ने प्रदेश ही नहीं देश में हड़कंप मचा दिया। इस बीच घटना को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज भी उस वारदात को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल बदमाश विकास दुबे के संपर्क में चौबेपुर पुलिस थाने के 2 दारोगा और एक सिपाही थे। इनकी कॉल डिटेल से यह बड़ा खुलासा हुआ। इसके बाद दारोगा कुंवरपाल और कृष्ण कुमार शर्मा समेत सिपाही राजीव को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। इससे पहले यानी कि बीते दिन रविवार को विकास दुबे का करीबी दयाशंकर अग्निहोत्री पकड़ा गया। उसने कबूल किया कि विकास दुबे ने ही पुलिस वालों पर गोली चलाई। दयाशंकर ने बताया कि रेड की खबर विकास को थाने से पता चली थी, जिसके बाद विकास ने 25 से 30 लोगों को बुलाया और यह सभी हथियारों से लैस थे। विकास दुबे चलाएंगे साथ में थे? नहीं, हम तो उसको चला ही नहीं पाते। नहीं चला पाते थे उस दिन साथ में? हम तो वहीं रहते निरे से ला रहा है, गोली घंटन चली। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर की घटना के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई। प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर योगी सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि पिछले 1 हफ्ते में यूपी में करीब 50 हत्याएं हुई। आंकड़ों के अनुसार कई अपराधों में यूपी पूरे देश में टॉप पर है। जवाबदेही किसकी है? इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि इतने समय के बाद भी गैंगस्टर विकास दुबे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में कानपुर की घटना को उन्होंने सरकार के माथे पर कलंक का टीका बताया। लंबा समय बीत जाने के बाद अगर उत्तर प्रदेश पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही तो ये शक और पुख्ता हो जाता है कि पुलिस के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे जानकारी देते रहते हैं या संपर्क में थे। ये खुद पुलिस का आज का केस है कि उन्हें पहले सूचना दे दी गई थी। तो ये उत्तर प्रदेश में 5 साल की भाजपा सरकार पे कलंक के टीके की तरह हमेशा याद किया जाएगा। ये एक कहानी है जहां पुलिस ने पुलिस के साथ विश्वासघात किया। ये कहानी है जहां पुलिस के 8 आला अधिकारियों से लेकर नीचे सिपाही तक की नृशंस हत्या की गई, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पर है तो पुलिस का फेल्यूर, है तो उत्तर प्रदेश का फेल्यूर। बहरहाल विकास दुबे पुलिस, पॉलिटिक्स और अपराध की गठजोड़ की कहानी है। 3 दशक तक लगातार अपराध जगत में सक्रिय रहने के बावजूद भी पुलिस और नेताओं का संरक्षण उसे मिलता रहा। 60 मुकदमे होने के बावजूद वो खुला घूमता रहा। पकड़ा भी जाता तो बाहर आ जाता। यही वजह रही कि 2 और 3 जुलाई की रात 3 थानों की फोर्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने के बाद भी उसे एक बार डर नहीं लगा। फिलहाल अब देखना होगा कि शातिर विकास पुलिस के साथ कब तक छुपम छुपाई का खेल खेलता है। स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। कानपुर के बिकरू गांव में एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए 8 पुलिस कर्मियों के हत्यारे की तलाश में यूपी पुलिस जुटी हुई है। हालांकि घटना के 4 दिन के बाद भी विकास का कोई पता नहीं, लेकिन विपक्षियों को इस घटना ने सियासत का मौका दे दिया है।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कानपुर में शहीद देवेंद्र मिश्रा के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। तो साथ ही संजय सिंह ने उनके पिता से मिलकर घटना और बेटे की शहादत दोनों पर दुख जाहिर किया। आठ पुलिसकर्मियों के शहीद होने के बाद पुलिस मुख्य आरोपी विकास दुबे की सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किन लोगों ने मदद की, कौन ऐसे अधिकारी हैं जो पहले से जानकारी होने के बावजूद, उसका फोटो था, उसका मोबाइल नंबर था, उसका सारा कुछ डिटेल था, उसके बावजूद उसको ट्रैक नहीं कर पाए 2 दिन से। और इस बात से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की बातें की जा रही हैं। उसका मकान गिरा दीजिए, उसकी गाड़ी तोड़ दीजिए। अगर वो पिछले हत्याकांड में बच गया इसलिए इतना बड़ा माफिया बना, अब दोबारा अगर वो किसी तरह पकड़ में नहीं आता है तो मकान और गाड़ी क्या चीज़ें हैं। मूल मुद्दा उसको पकड़े जाना है और उसको पकड़ नहीं पा रही है। इस बात की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार को लेनी चाहिए। ये उनका नकारापन है, निकम्मापन है कि पूरी जानकारी होने के बावजूद, पूरे संपर्क होने के बावजूद, घटना स्थल की जानकारी होने के बावजूद वो उसको अभी तक ट्रैक डाउन नहीं कर पाए। प्रचार प्रसार पे चल रही है ये सरकार। इसको मतलब नहीं है कि कहाँ से गरीब सड़क पे मर रहा है, इसको मतलब नहीं है कौन बीमारी से पीड़ित है, आंकड़े छुपा लो, मनमर्जी तरह से प्रचार कर लो। सरकार ने शुरुआत से इस तरह व्यवहार किया है जैसे कोरोना को देश की सीमाओं के बाहर रोक दिया। उनके दुष्प्रचार से बहुत सारे लोग आशान्वित हो गए कि शायद कोरोना से हमारी जंग पूरी हो गई। उनको विश्वास हो गया और इसने और कोरोना को बढ़ाने का काम किया है। देश की जनता को सच्चाई बताना चाहिए। पैंडेमिक है, महामारी है, उसका फैलना तो निश्चित था, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। कभी ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, इस तरह अस्पतालों के ऊपर फूल बरसाओ, इस तरह कर दिया जैसे कोरोना से लड़ाई पूरी ख़त्म हो गई। जबकि मुझे लगता है कि बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अभी पीक आना बाकी है। इसलिए सरकार से हमारा कहना है कि आप काम करिए। प्रचार करने का तो जिंदगी भर जब से आए हो तब से कर रहे हो, आगे भी करते रहना। वहीं कानपुर में हुई घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता गैंगस्टर विकास को संरक्षण दे रहे हैं। देखिए, पोस्टर लगा करके, राहगीरों से उसका पोस्टर दिखा करके केवल सरकार गुमराह कर रही है। जब इतने सबूत मिल गए हैं कि उनके मंत्रियों के साथ उसकी फोटो है, वो खुद 2017 में कबूल कर रहा है कि बीजेपी के नेताओं ने हमारी मदद की है, और 3.5 साल की योगी सरकार में उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ये तो तय हो गया ना कि सरकार का संरक्षण है। हमारा सरकार को सुझाव है कि राहगीरों को तस्वीर दिखाने से बेहतर होगा वो पुलिस को छूट दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, सांसदों और योगी सरकार के मंत्रियों की घर की तलाशी हो जाए, विकास दुबे मिल जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से तार निकल करके आ रहे हैं उससे यह सिद्ध होता है कि वो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग नहीं पाया है। उसको भारतीय जनता पार्टी के ही किसी नेता ने अपने घर में सुरक्षित रख रखा है। इसीलिए पुलिस के हाथ उससे अभी बहुत दूर है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां अपराधी पुलिस का इनकाउंटर कर रहे हैं और पुलिस सरकार के इशारे पर निर्दोषों का इनकाउंटर करती है। देखिए, जब भी किसी अपराधी का इनकाउंटर होगा तो पक्ष हो या विपक्ष हो, हम भी साथ खड़े होंगे सरकार के, लेकिन आप किसी अपराधी का इनकाउंटर करो ना। आप इनकाउंटर करने के बाद अपराधी बनाए हैं। इस उत्तर प्रदेश में, इस लखनऊ से लेके विवेक तिवारी से लेके पुष्पेंद्र यादव या जितेंद्र यादव, सुमित गुजर से लेके कई ऐसे नाम हैं जब उनका पुलिस इनकाउंटर कर देती है उसके बाद वो अपराधी साबित होते हैं। और जो अपराधी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री संरक्षण दे रहे हैं, योगी सरकार संरक्षण दे रही है। और उन्हीं अपराधियों ने 8 पुलिस जवानों को शहीद कर दिया और सरकार अभी संरक्षण देने में लगी है। पोस्टरबाजी और घर गिरा करके केवल मीडिया और लोगों को गुमराह कर।
वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर अपनी जिम्मेदारियों से भागने का आरोप लगाते हुए कहा कि आम जनता की सुरक्षा और ध्वस्त कानून व्यवस्था के लिए पूरी तरह से योगी सरकार जिम्मेदार है। तो साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर विकास दुबे को संरक्षण देने का आरोप लगाया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण पूरा प्राप्त है और जिस तरह का आपराधिक अंजाम उस अपराधी ने दिया है, निश्चित रूप से यह अपने आप में एक बड़ा चिंतनीय विषय है। कानून व्यवस्था के पूरे इंतजाम के पोल को खोलने का काम करता है। मुख्यमंत्री जी लाख दावे कर ले, लगातार कानून व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश की चरमराई हुई है। कुछ दिन पहले कानपुर में एक लंगड़ा ऑपरेशन इसी मुख्यमंत्री जी ने चलाया था और जितने लोग थे लगातार इनके पुलिस ने इनकाउंटर करने का प्रयास किया, उनके पैरों में गोली मारने का प्रयास किया। अभी ज्यादा दिन नहीं बीता, एक सेंगर जिनकी हत्या हुई, उसके बाद भी पुलिस मुखदर्शक बनी रही, सरकार के लोग मुखदर्शक बने रहे। कहीं ना कहीं पिछले तमाम घटनाओं के नाते इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने का काम इस अपराधी ने किया। लगभग 50,000 से अधिक लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया है। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का सच देश के सामने लाने का काम किया है। चाहे मैनपुरी के 5 लोगों को जिंदा जलाए जाने का मामला हो, मेरठ में एक लड़की के शादी के एक दिन पहले उसको गोली मार के हत्या करने का मामला हो, जो मंगटा गांव कानपुर में दलित के साथ घटने का मामला हो, या उत्तर प्रदेश में जिस तरह लखनऊ में, गाजियाबाद में, बाराबंकी में, चित्रकूट में कोई भी जनपद या गोरखपुर शहर जहां रोज लूट हो रही है व्यापारियों के साथ, जिस तरह की घटनाएं रोज खुलती जा रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 50,000 से अधिक लोगों ने फेसबुक लाइव पर अपना आक्रोश जताया है और इस सरकार के बर्खास्तगी की मांग की है। देश में बढ़ते कोरोना संकट और चीन विवाद को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का शुरुआती में जो दावा था वो तो झूठ निकला। उन्होंने कहा था कि 21 दिन में हम कोरोना पर जीत हासिल करेंगे, लेकिन अब 7 लाख का आंकड़ा पार कर रहा है और 19,200 से ज़्यादा मौत हो चुकी है। रशिया को तीसरे स्थान पर था, हम उसको भी पार कर दिए। अब तीसरे स्थान पर भारत पहुंच गए और अगर रशिया की मौत की संख्या को देखा जाए जो लगभग 10,000 था, तो हम तो 19,000 से ज़्यादा लगभग 20,000 के करीब पहुंच रहे हैं। तो ये चिंता की बात है और इसमें विशेष रूप से 2 लाख से ज़्यादा आंकड़ा महाराष्ट्र का पार हो गया है, 1 लाख से ज़्यादा तमिलनाडु में हो गया है, लगभग 1 लाख यहाँ दिल्ली में भी हो गया और 20,000 से पार आंकड़ा उत्तर प्रदेश में भी हो चुका है। तो चारों तरफ निरंतर बढ़ने की तरफ है। प्रधानमंत्री जी स्वयं वहाँ गए, लोगों का फौज का हौसला अफजाई की और चीन को भी एक संदेश देने की कोशिश की कि हम वार्तालाप जरूर कर रहे हैं, सेना के स्तर पर वार्तालाप हो रही है, डिप्लोमेटिक चैनल्स पे साथ में वार्ता हो रही है, लेकिन परिस्थितियाँ आई तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। हमारे जो एयरफोर्स है, नेवी है, हमारी फ़ौज है, वो पूरी तरह से सतर्क है और उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं माना कि हमारा प्रयास यही है कि बातचीत से इसको सुलझाया जाए। जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अन्य देशों को, महत्वपूर्ण देश हैं, उन पर भी हमारी क्या स्थिति है इसमें वो बताने की कोशिश की है, जगह जगह पहुंचा है।
जापान की तरफ से कहा गया है कि हिंदुस्तान का जो स्टैंड है उसको हम सपोर्ट करते हैं और कोई भी अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मन मर्जी से बदलने की कोशिश नहीं कर सकता। वहीं कांग्रेस विधानमंडल नेता आराधना मिश्रा ने एक बार फिर से यूपी की योगी सरकार को घेरा है। आराधना ने प्रियंका गांधी के किए ट्वीट को लेकर कहा कि यूपी में पूरी तरह से जंगल राज है। देखिए, प्रियंका जी ने जो डेटा दिया है वो पूरे तथ्यों पर आधारित है। पिछले एक हफ्ते में 50 हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें सामूहिक हत्या हुई हैं। जैसे प्रयागराज में 4 लोग एक ही परिवार के मारे गए, गाजियाबाद में पिता और पुत्री की गला रेत की हत्या हुई। इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में, और ये बड़ी चौंकाने वाली चीज़ है कि अगर इसका डेटा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और जो एनसीआरबी का भी डेटा है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में खासकर महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए हैं, जो गैंगरेप की घटनाएं हैं और महिलाओं का मोलेस्टेशन और इस तरह की घटनाएं, उनमें भी जबरदस्त वृद्धि आई है। तो मैं सवाल पूछना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से और मुख्यमंत्री जी से कि जब वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर के, और वो कहते हैं कि या तो अपराधी जेल में हैं या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं या वो दुनिया छोड़ के चले गए हैं, तो आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी बड़े संख्या में अपराध को कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। असफल हो चुकी है उत्तर प्रदेश की सरकार। कानपुर एनकाउंटर के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, जिसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो अपनी ओर देखें। 3.5 साल सरकार को हो गए। 3.5 साल में 60 हत्या, 60 मुकदमों का अपराधी, 60 तो मुकदमे लिखे हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अगर 60 लिखे हैं तो 60 और अपराध होंगे जो लिखे नहीं गए होंगे। वो कैसे जेल के बाहर था? क्यों नहीं जब उसकी जमानत हुई तो एनएसए लगा के उसे अंदर किया गया? 60 मुकदमे क्या पर्याप्त नहीं थे? क्यों नहीं उस पर गैंगस्टर लगा के उसे अंदर किया गया? यानी कोई तो है मौजूदा हुकूमत में जो उसे संरक्षण दे रहा है और जो सिर्फ उसे जेल से निकालने के लिए नहीं काफ़ी है, बल्कि जेल से बाहर आने पर अगर पुलिस जाए तो उसे बता भी रहा है कि पुलिस तेरे घर आने वाली है। हो सकता है योगी जी का पैमाना फर्क हो, प्रियंका जी का पैमाना फर्क हो। अपराध 150 हो जाना हो सकता है मौजूदा भाजपा सरकार के लिए अपराध की श्रेणी में ना आता हो, पर प्रियंका जी के लिए हर बेटी की इज्जत सुरक्षित होनी चाहिए, हर इंसान की जान सुरक्षित होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो, ऐसी की कल्पना करती हैं प्रियंका जी। इसलिए वो कहते हैं कि 50 मरे तो मरे, कोई चिंता की बात नहीं। और प्रियंका जी कहती हैं अगर 50 मरे हैं तो उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं। पर्यावरण के लिए कोई काम किया जाए अच्छी बात है, पर अभी तक का अनुभव यही रहा है, लगती तो बड़ी संख्या है पर वो जीवित रहते हैं, सरवाइव करते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। मेरा सुझाव है कि पेड़ की संख्या जो भी है 25 करोड़ की, इनका सर्वाइवल, इनको बचाकर, इनको जो आज पौधा लगाया गया है वृक्ष बने, इसके लिए भी उतना ही प्रबंध करना चाहिए जितना लगाने में किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर से शेरनी दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंदिर से निकलकर यह दस्ता महानगर के तमाम क्षेत्रों से होते हुए पुलिस लाइन परिसर पहुंचा। अब जिले के सभी थाना क्षेत्रों में शेरनी दस्ते की दहाड़ सुनने को मिलेगी। इससे महिला अपराधों में कमी आएगी। चेन छिनैती समेत तमाम आपराधिक गतिविधियां थमेगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने जिस शेरनी दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, उसका नेतृत्व महिला आरक्षी आरती मिश्रा और जया रंजन यादव ने किया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज
जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस मौके पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी श्रद्धांजलि दी। आज 6 जुलाई देश के एक ऐसे महापुरुष की जन्म जयंती है जिनका नाम लेने मात्र से हर भारतवासी के शरीर में देशभक्ति का जोश अपने आप पैदा हो जाता है। ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज जन्म जयंती है और जन्म जयंती के अवसर पर हम उन्हें स्मरण करके जहां उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं, वहीं जब अब इस बार जन्म जयंती का कार्यक्रम डॉक्टर साहब का हो रहा है, उस समय जिसके लिए उनका बलिदान हो गया था, जिस जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए, धारा 370 और 35A को हटाने के लिए, एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेगा नारा लगाने का जो काम किया था, आज वह धारा 370, 2 प्रकार के ध्वज 2 निशान और अब एक ही संविधान, भारत का संविधान, जिस संविधान सभा के आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी सदस्य। आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और आज ही सावन का पहला सोमवार है और इस मौके पर गाइडलाइंस के तहत देश भर के शिव मंदिरों में भक्त भगवान महादेव की पूजा कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए खास विधि विधान तय किए गए और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भगवान शिव की पूजा की। मुख्यमंत्री योगी तड़के गोरखपुर स्थित मानसरोवर मंदिर पहुंचे और भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ मास्क पहने नजर आए। आज सावन का पहला सोमवार है। कोरोना संकट के बीच प्रदेश के कई जिलों में कुछ धार्मिक स्थल खोले गए, लेकिन ताज नगरी आगरा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने मंदिरों को खोलने की इजाजत नहीं दी। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक मंदिर परिसर में केवल मंदिर के पुजारी ही पूजा अर्चना कर सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जहां पूरे देश में लॉकडाउन जारी किया गया था, वहीं आगरा में भी पूरी तरह से लॉकडाउन लगा गया था। उसके चलते करीब आज 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और ऐसे में आज श्रावण मास का आज पहला सोमवार है और इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा के एडमातपुर में, जहां पर आप देख सकते हैं ये प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है जो कि 5000 साल पुराना ये मंदिर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जो श्रद्धालु थे वो पूजा करने के लिए आने वाले थे, मगर प्रशासन की तरफ से कोई मंजूरी नहीं दी गई। तो मंदिर में आप देख सकते हैं जो दरबार है वहाँ पर पूरी तरह से ताले लगे हुए हैं और एक भी भक्त यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अब भगवान के दर्शन करने के लिए भी आगरा के जो श्रद्धालु हैं वो पूरी तरह से दूर हैं। तो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं मंदिर के महंत, तो उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लॉकडाउन के चलते यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मंजूरी नहीं दी गई है और किस तरह की पाबंदी लगाई गई है। क्या नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनीष शर्मा है। हाँ। और वो मैं मंदिर का महंती हूँ, यहाँ मंदिर पर हमेशा रहता हूँ। तो शाम को इंस्पेक्टर साहब आए थे, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पर जो कोविड-19 का वो चल रहा है महामारी, तो उसकी वजह से आपको लोगों को यहाँ पब्लिक को नहीं आने देना है। आप ही पूजा करोगे, आपकी मंदिर की देखभाल करते हैं वही पूजा कर सकते हैं, यहाँ तक कि बाहर का कोई व्यक्ति नहीं आएगा। तो इस लॉकडाउन की वजह से हम सुबह से इतना पालन कर रहे हैं कि कोई भी लोग आ रहे हैं तो उनको मना कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पूजा नहीं करने दे रहे हैं। हाँ, भीड़ नहीं लगने दे रहे हैं क्योंकि सब इस 4 बजे पुलिस वाले आए थे, उन्होंने रोक टोक की और इसकी वजह से तो साफ तौर पर जो मंदिर के महंत हैं उनका कहना है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से मना किया गया है। केवल मंदिर में जो मंदिर के जो महंत हैं वही पूजा अर्चना कर सकते हैं, बाकी आम आदमी के लिए पूरी तरह से मंदिर परिसर पूरी तरह से बंद किया गया है। आगरा से कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ पुष्पेंद्र शर्मा, एनबी न्यूज़ आगरा।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सावन के पहले सोमवार पर वाराणसी का नजारा बदला हुआ है। हर साल यहां कांवड़ियों की भारी भीड़ होती थी। काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए काशी की गलियां पटी रहती थी, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा पर रोक है। तो वहीं वाराणसी के कई मंदिरों को एहतियातन 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया। काशी विश्वनाथ के दरबार में सावन मास के पहले दिन दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं है। कांवड़ियों के आने पर रोक लगी हुई है। पिछले साल की तरह ज्यादा दूरी पर बैरिकेडिंग कराया गया और इसके अलावा रेड कार्पेट बिछाया गया है। बल्लियों से लेकर के नीचे जमीन पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए सफेद निशान लगाए गए हैं। यहाँ पे पूरे जो मंदिर क्षेत्र है, इनर गार्डन और आउटर गार्डन दोनों को 5 जोन और 20 सेक्टर में बांट करके पूरे सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी बल, बाकी सिविल फोर्स अधिकारीगण यहाँ पे लगे हैं और पूरे यात्रा को स्मूथली संपन्न कराया जा रहा है। वर्तमान में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दृष्टिगत भी यहाँ पे प्रबंध किए गए हैं। लगातार यहाँ पे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। हमारी जो पुलिस टीमें लगी उनके द्वारा भी जागरूक कराया जा रहा है और पूरा कार्यक्रम सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा रहा है। सर, वैसे कितनी भीड़ इकट्ठा होती थी हर साल, क्या आप अंदाजा था, लेकिन आज के समय में कितने भीड़ों के लेकर के आप लोगों ने मुस्तैदी कर रखी है? नहीं, यहाँ पे अलग अलग समूह थे जिनके कार्यक्रम श्रावण के सोमवार को होते थे। कुछ एक जुलूस भी आते थे। उन सबके जो उनकी कमेटियां थी उनसे हम लोगों ने कई राउंड की गोष्ठियां करके, मीटिंग्स करके उनको ब्रीफ किया और प्रतीकात्मक रूप से उनका कार्यक्रम कराया गया है। जहां जिनके कार्यक्रम में 5000 लोग आते थे, उनका केवल आज 5 लोग प्रतीकात्मक रूप से आए हैं और उनके द्वारा यहाँ पे दर्शन और अपने कार्यक्रम किया गया है। तो इस कारण से भीड़ वो कम है। बाकी लोगों से काफी ज्यादा हम लोगों ने अनाउंसमेंट भी किया है, मीटिंग्स भी जगह जगह पे की हैं, जिसके कारण यहाँ पे। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।